वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 172 और 172 पेज के ऊपर 28 नंबर का शीर्षक है। ठीक, क्या कि जिस इंद्रियते उपलम्ब का आरोप तिस इंद्रियते उपलम्ब के आरोपते अभाव का प्रत्यक्ष। मिल गया। तो जिस इंद्रिय के द्वारा उपलम्ब का आरोप कर सकते हैं उसी इंद्रिय के द्वारा उपलम्ब का आरोप करने से उपलम्ब तो हो नहीं रहा है, अतः अभाव का प्रत्यक्ष हो जाता है। बराबर। जैसे भूतल पर यदि घट होता तो घट का उपलम्ब होता, इस प्रकार चक्षुर इंद्रिय के द्वारा घट के उपलम्ब का आरोप किया जा सकता है, किंतु घट का उपलम्ब नहीं हो रहा है, अतः घट के अभाव का प्रत्यक्ष चक्षुर इंद्रिय से हो जाता है। सहकारी कारण उपलम्ब का अभाव अर्थात अनुपलम्ब। बात लगी? पंक्ति देखिए नीचे। परंतु जिस इंद्रिय जन्य उपलम्ब का आरोप होवे तिसी इंद्रिय ते अभाव का प्रत्यक्ष होवे। जिस इंद्रिय के द्वारा, ऐसा नहीं होगा क्या कि चक्षु के द्वारा उपलम्ब का आरोप कर रहे और त्वग इंद्रिय के द्वारा अभाव का प्रत्यक्ष होगा, ऐसा नहीं। जिस इंद्रिय के द्वारा उपलम्ब का आरोप करते हैं किंतु उपलम्ब होता नहीं है, तब उसी इंद्रिय से उस अभाव का क्या होता है? प्रत्यक्ष। जिस इंद्रिय जन्य उपलम्ब का आरोप होवे तिस इंद्रिय ते अभाव का प्रत्यक्ष होवे। जैसे उदाहरण, भूतल में घट होवे तो नेत्र से घट का उपलम्ब होया चाहिए। आरोप कर सकते कि नहीं? यदि भूतल पर घट रहता तो उसकी प्रतीति, उसका ज्ञान, ये घट है करके ऐसा ज्ञान होता, नहीं हो रहा है, इसका मतलब घट का अभाव। जैसे भूतल में घट होवे तो नेत्र से घट का उपलम्ब होया चाहिए, उपलम्ब होवे नहीं, याते घट नहीं, घट नहीं मतलब घट का अभाव। इस रीति से जहाँ नेत्रजन्य उपलम्ब का आरोप होवे तहाँ घटाभाव का चाक्षुष प्रत्यक्ष होवे। नेत्र इंद्रिय के द्वारा उपलम्ब का आरोप जहाँ होता है वहां पर चक्षु के द्वारा ही घट के अभाव का क्या होता है? प्रत्यक्ष। तहाँ घटाभाव का चाक्षुष प्रत्यक्ष होवे। और भूतल में घट होवे तो त्वग इंद्रिय ते घट का उपलम्ब होया चाहिए। त्वग इंद्रिय के द्वारा आप उपलम्ब का आरोप कर रहे हैं, चक्षु के द्वारा नहीं, तब अभाव का भी प्रत्यक्ष त्वग इंद्रिय के द्वारा ही होगा, चक्षु के द्वारा नहीं। और भूतल में घट होवे तो त्वग इंद्रिय थे, देख रहा है इधर 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 ढूंढ रहा है, नहीं मिल रहा है कि नहीं? इस प्रकार त्वग इंद्रिय थे घट का उपलम्ब होया चाहिए। इस रीति से अंधकु अथवा अंधकार में त्वग इंद्रिय जन्य उपलम्ब का आरोप होवे। कोई अंधा व्यक्ति है, देख नहीं सकता, किंतु ढूंढ रहा है वो अपने हाथ से, तो उपलम्ब नहीं हो रहा है, तो वो कहता है क्या यदि यहाँ पर घट होता तो त्वग इंद्रिय के द्वारा मुझे घट का उपलम्ब होता, उपलम्ब नहीं हो रहा है, अतः घटाभाव का क्या होता है? प्रत्यक्ष। इस रीति से अंधकु अथवा अंधकार में त्वग इंद्रिय जन्य उपलम्ब का आरोप होवे तहा घटाभाव का तो आज प्रत्यक्ष होवे। लगे इतना? इस रीति से जिस इंद्रिय के उपलम्ब का आरोप होवे, जिस इंद्रिय के उपलम्ब का आरोप होवे तिसी इंद्रिय ते अभाव का प्रत्यक्ष होवे। जिस इंद्रिय के द्वारा क्या होता है? उपलम्ब का आरोप, उसी इंद्रिय के द्वारा होता है क्या? अभाव का प्रत्यक्ष। तिसी इंद्रिय ते अभाव का प्रत्यक्ष होवे। वायु में रूपाभाव का चाक्षुष प्रत्यक्ष होवे तो आज प्रत्यक्ष होवे नहीं। वायु में रूप होता तो रूप का उपलम्ब चक्षु के द्वारा होता, हो नहीं रहा है रूप का उपलम्ब, अतः वायु में रूपाभाव का प्रत्यक्ष। किंतु वायु में यदि रूप होता तो त्वगिंद्रिय के द्वारा मुझे उसका उपलम्ब होता, ऐसा आरोप कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि त्वगिंद्रिय के द्वारा रूप का प्रत्यक्ष कभी भी होता नहीं। वायु में रूपाभाव का चाक्षुष प्रत्यक्ष होवे है तो आज प्रत्यक्ष होवे नहीं। लग गया? काहे थे? वायु में रूप होता तो रूप का नेत्र इंद्रिय जन्य उपलम्ब होता, बराबर, और उपलम्ब होवे नहीं नेत्र इंद्रिय के द्वारा, या ते वायु में रूप नहीं, अर्थात रूप का
अभाव है। इस रीति से नेत्र इंद्रिय जन्य रूपोपलम्ब का आरोप होवे। नेत्र इंद्रिय जन्य रूप के उपलम्ब का क्या होता है? आरोप होवे। और वायु में रूप होता तो त्वक से ताका उपलम्ब होता, ऐसा उपलम्ब का आरोप कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि त्वक के द्वारा कभी भी रूप का प्रत्यक्ष होता ही नहीं है। और वायु में रूप होता तो त्वक से ताका उपलम्ब होता। इस रीति से त्वक इंद्रिय जन्य रूपोपलम्ब का आरोप होवे नहीं। त्वक इंद्रिय जन्य रूप के उपलम्ब का क्या नहीं होता है? आरोप होवे नहीं। काहे थे? रूप साक्षात्कार का हेतु केवल नेत्र है। रूप प्रत्यक्ष किसको होता है? केवल नेत्र को होता है, अन्य इंद्रियों को नहीं। रूप साक्षात्कार का हेतु केवल नेत्र है, त्वक नहीं। तैसे रसना इंद्रिय जन्य रूपोपलम्ब का आरोप भी होवे नहीं। रसना इंद्रिय से रूप के उपलम्ब का आरोप होता है क्या? नहीं होता है। क्यों? रसन इंद्रिय के द्वारा रसन इंद्रिय के द्वारा रस का ही प्रत्यक्ष होता है, और किसका नहीं होता? रूप का प्रत्यक्ष होता नहीं है। यदि रसन इंद्रिय के द्वारा रूप का प्रत्यक्ष होता तो रसन इंद्रिय के द्वारा भी रूप के उपलम्ब का आरोप हो पाता, बराबर है। किंतु रसन इंद्रिय के द्वारा रूप का प्रत्यक्ष होता है, अतः रसन इंद्रिय के द्वारा रूप के उपलम्ब का आरोप नहीं होता है। अतः हाँ, रसन इंद्रिय के द्वारा रूप अभाव का प्रत्यक्ष होता नहीं है। बनेगा? चलिए, तैसे रसन इंद्रिय जन्य रूपोपलम्ब का आरोप भी होवे नहीं, याते रूप अभाव का चाक्षुष प्रत्यक्ष ही होवे, बराबर। तैसे और दूसरा उदाहरण, मधुर द्रव्य में, कोई मीठा द्रव्य है, मधुर गुलाब जामुन गोड़ है कि नहीं? मधुर है। तो तैसे मधुर द्रव्य में तिक्त रसाभाव का रासन प्रत्यक्ष ही होवे। बहुत मीठा है भाई गुलाब जामुन, तिक्त है क्या? तिक्त रस का उसमें क्या है? अभाव। किस इंद्रिय से जाना? रसन इंद्रिय से। चक्षु के द्वारा जान सकते हैं? त्वक के द्वारा जान सकते हैं? नहीं। हाँ, तैसे मधुर द्रव्य में तिक्त रसाभाव का रासन प्रत्यक्ष ही होवे। काहे थे? सीता में तिक्त रस होता तो ताका रसन इंद्रिय के उपलम्ब होता। मिला? काहे थे? सीता में, सीता में मतलब हाँ जी, सीता। सीता कौन है पता है कि नहीं? कौन है सीता? नहीं पता? सीता नहीं पता? हाँ, कौन है? सीता माता नहीं, सीता सीता माता। हाँ, है कि नहीं? प्रभु रामचंद्र की पत्नी सीता। किंतु वो सीता नहीं लेना यहाँ पर। यहाँ पर सीता शब्द का अर्थ लेना है खड़ी साकर। हाँ, तो सीता शब्द का यहाँ पर अर्थ क्या है? चीनी, चीनी, खड़ी साकर, जानते? सीता में तिक्त रस होता तो ताका रसन इंद्रिय उपलम्ब होता, और उपलम्ब होवे नहीं। होता है कि उपलम्ब? तिक्त रस का उपलम्ब होवे नहीं। याते सीता में तिक्त रस नहीं। इस रीति से सीता में तिक्त रस के आरोप थे। सीता में तिक्त रस का क्या आरोप किया, किंतु उपलम्ब होता नहीं, अर्थात अभाव का प्रत्यक्ष। इस रीति से सीता में तिक्त रस के आरोप थे। रसन जन्य तिक्त रस उपलम्ब का आरोप होवे है। रसन इंद्रिय से जन्य तिक्त रस के उपलम्ब का क्या होता है? आरोप होवे। अन्य इंद्रिय जन्य उपलम्ब का आरोप होवे नहीं। हो सकता है क्या? क्या सीता में तिक्त रस होता तो चक्षुर इंद्रिय के द्वारा मुझे उसका प्रत्यक्ष होता, अथवा सीता में यदि तिक्त रस होता तो त्वक इंद्रिय के द्वारा, घ्राण इंद्रिय के द्वारा मुझे उसका प्रत्यक्ष होता। कर सकते? नहीं कर सकते। तो उपलम्ब का आरोप जिस इंद्रिय से होता है उसी इंद्रिय के द्वारा अभाव का प्रत्यक्ष होता है। अन्य इंद्रिय जन्य उपलम्ब का आरोप होवे नहीं, याते रसन इंद्रिय जन्य ही रसाभाव का प्रत्यक्ष होवे। रसाभाव का प्रत्यक्ष किस इंद्रिय से होता है? रसन इंद्रिय से। जुआ रसन इंद्रिय, याते रसन इंद्रिय जन्य ही रसाभाव का प्रत्यक्ष होवे। लग गया? तैसे स्पर्शाभाव का प्रत्यक्ष
तो जन्य ही होवे काहे थे। अग्नि में शीत स्पर्श होता तो ताका शीत स्पर्श तो इंद्रिय के उपलम्ब होता है कि नहीं। ऐसा आरोप कर सकते हैं ना उपलम्ब का, तो इंद्रिय के द्वारा। अग्नि में शीत स्पर्श होता तो ताका तो इंद्रिय के उपलम्ब होता, और अग्नि में शीत स्पर्श का त्वक से उपलम्ब होवे। अग्नि में शीत स्पर्श का तो इंद्रिय के द्वारा उपलम्ब होता है क्या? तो इंद्रिय से उपलम्ब होता है क्या? नहीं होता है ना। तो उपलम्ब नहीं हो रहा है, इसका मतलब अग्नि में शीत स्पर्श का क्या है? अग्नि में शीत स्पर्श का त्वक से उपलम्ब होवे नहीं। इस रीति से अग्नि में शीत स्पर्श के आरोप थे त्वकजन्य उपलम्ब का आरोप होवे, बराबर। अग्नि में शीत स्पर्श का आरोप करने से त्वकजन्य उपलम्ब का क्या होता है? आरोप होवे। या ते इसलिए स्पर्शाभाव का प्रत्यक्ष केवल त्वकजन्य होवे। स्पर्शाभाव का प्रत्यक्ष अन्य इंद्रिय से नहीं होगा, केवल त्वक से। स्पर्शाभाव का प्रत्यक्ष केवल त्वकजन्य होवे। तैसे और दूसरा उदाहरण, परमाणु में महत्वाभाव का चाक्षुष प्रत्यक्ष ही हो गए। परमाणु में महत्व का भाव प्रत्यक्ष है, किससे? चक्षु से ही प्रत्यक्ष है, अन्य इंद्रिय से नहीं। क्यों बता रहे? काहे थे। आगे क्या है? हाँ, वह परमाणु का भेद ऐसा लिखा है ना, परमाणु का नहीं चाहिए, परिमाण का ऐसा शब्द चाहिए। हो गया। परिमाण का भेद महत्व है। महत्व गुण है, परिमाण विशेष है कि नहीं। महत्व दीर्घ रस्व ये होते कि नहीं, परिमाण उसमें एक महत्व है। तो परिमाण का भेद महत्व है, और परिमाण गुण का ध्यान चक्षु और त्वचा दोनों से होवे है, यह अनुभव सिद्ध है कि नहीं। किस वस्तु का क्या परिमाण है, क्या माप है, ये बात को हम तो एक तो चक्षु से जान सकते, नहीं तो त्वचा से। परिमाण गुण का ज्ञान चक्षु और त्वचा दोनों से होवे है, यह अनुभव सिद्ध है। घट का छोटापना बड़ापना नेत्र से और त्वचा से जानिए, सीधी बात है। घट छोटा है कि बड़ा है, 2 लीटर वाला है, 4 लीटर वाला है, 10 लीटर वाला है, ये तो त्वक इंद्रिय से जान सकते हैं, नहीं तो चक्षु से। घट का छोटापना बड़ापना नेत्र से और त्वचा से जानिए है, लग गया। याते दोनों इंद्रिय का विषय महत्व है। कौन दोनों? चक्षु इंद्रिय और त्वक इंद्रिय। याते दोनों इंद्रिय का विषय महत्व है। तथापि अपकृष्टतम महत्व का त्वचा से ज्ञान होवे तो त्रेणुक के महत्व का त्वचा से ज्ञान होना चाहिए। महत्व गुण भले दोनों इंद्रियों का विषय है, किंतु अपकृष्टतम अत्यंत छोटा महत्व रहेगा तो उसका ज्ञान त्वक से नहीं होता है, चक्षु से होता है। जैसे झरोखे में त्रसरेणु उड़ते हुए दिख रहे, बहुत छोटे होते हैं, उसमें भी महत्व गुण है, बराबर है कि नहीं। किंतु उस महत्व गुण का ज्ञान चक्षु से होता है। ऐसा हाथ उसमें घुमाएंगे तो कुछ भी नहीं लगता है, लगा? चलिए। तथापि अपकृष्टतम मतलब सबसे छोटा महत्व, अपकृष्टतम महत्व का त्वचा से ज्ञान होवे तो, यदि त्वचा से ज्ञान होता तो त्रेणुक के महत्व का त्वचा से ज्ञान होना चाहिए। तो त्रेणुक का जो महत्व है उसका भी त्वक इंद्रिय से क्या होना चाहिए? ज्ञान, त्वचा से ज्ञान होना चाहिए। याते किंतु होता, याते अपकृष्टतम महत्व का केवल नेत्र से ज्ञान हो गए, बराबर है। अत्यंत छोटा जो महत्व है उसका ज्ञान केवल नेत्र से होता है, केवल नेत्र से ज्ञान हो गए। और परमाणु में भी अपकृष्टतम महत्व का ही आरोप होवेगा। परमाणु में जो आरोप किया जा सकता है महत्व का, कौन से महत्व का आरोप किया जा सकता है? अपकृष्टतम, बड़े महत्व का आरोप नहीं, क्योंकि परमाणु में होता ही नहीं है, होगा तो छोटा। यदि होता तो त्रसरेणुक की तरह महत्व, यदि महत्व गुण यदि परमाणु में होता तो उसका उपलम्ब होता, किंतु उसका उपलम्ब नहीं हो रहा है, अर्थात परमाणु में फिर महत्व गुण का अभाव है। और परमाणु में भी अपकृष्टतम महत्व का ही आरोप होवेगा, लग गया। ता अपकृष्टतम महत्व का त्वाच प्रत्यक्ष तो होवे नहीं, चाक्षुष प्रत्यक्ष होवे। और उस अपकृष्टतम महत्व का प्रत्यक्ष किससे होता है? चक्षु से होता है, त्वचा से। ता अपकृष्टतम महत्व का त्वाच प्रत्यक्ष तो होवे नहीं, चाक्षुष प्रत्यक्ष होवे। याते इसलिए
परमाणु में महत्व के आरोपण थे, बराबर, परमाणु में महत्व का क्या किया, आरोप किया। तो नेत्रजन्य उपलम्ब का ही आरोप होने थे, नेत्रजन्य ही उपलम्ब का आरोप हो सकता है, अन्य इंद्रिय से नहीं। नेत्रजन्य उपलम्ब का ही आरोप होने थे, हो सकता है, इसलिए परमाणु में महत्वाभाव का चाक्षुष प्रत्यक्ष हो गए। इसलिए परमाणु में महत्वाभाव का केवल चाक्षुष प्रत्यक्ष हो गए। तो आज प्रत्यक्ष हो गए लग गया। आगे जो परमाणु में महत्व होता, तो जो मतलब यदि परमाणु में महत्व होता तो त्रेणुक महत्व की नाई नेत्र से ताका उपलम्ब होता, बराबर, किंतु होता है कि उपलम्ब नहीं, अर्थात महत्व गुण का अभाव है किसमें, परमाणु। इस रीति से चाक्षुष उपलम्ब का आरोप हो गए, चाक्षुष चक्षुरेंद्रिय के द्वारा उपलम्ब का आरोप होता है, आरोप हो गए, तो आज उपलम्ब का नहीं, बराबर। ये हो गया भाई परमाणु के महत्व के बारे में। अब आगे दूसरा, आत्मा में सुखाभावादिकन का मानस प्रत्यक्ष ही हो गए। आत्मा में सुख का प्रत्यक्ष भी मन से, और सुखाभाव का प्रत्यक्ष भी मन से, दुख का प्रत्यक्ष मन से, दुखाभाव का प्रत्यक्ष भी मन से, अन्य इंद्रिय से नहीं, क्योंकि उपलम्ब का आरोप केवल मन से ही कर सकते हैं, मन के द्वारा। ठीक, कैसे देखिए, आत्मा में सुखाभावादिकन का मानस प्रत्यक्ष ही हो गए है ना, काहे थे, आत्मा में सुख होता तो मन से सुख का उपलम्ब होता, आत्मा में यदि सुख होता तो मन से उसका उपलम्ब होता, किंतु आत्मा में सुख का उपलम्ब नहीं हो रहा है, अतः आत्मा में सुख का अभाव है, अभाव का प्रत्यक्ष हुआ किस इंद्रिय से, मन से। आत्मा में सुख होता तो मन से सुख का उपलम्ब होता, इस काल में सुख का उपलम्ब होवे नहीं, किंतु इस समय आत्मा में सुख का क्या नहीं हो रहा है, उपलम्ब नहीं हो रहा है कि नहीं, अतः सुख का क्या है अभाव। इस काल में सुख का उपलम्ब होवे नहीं, या तो इस काल में मेरे विषय सुख नहीं, सुख का अभाव है। इस रीति से आत्मा में सुख के आरोप थे ताकि मानस उपलम्ब का आरोप होवे है, लग गया। आत्मा में सुख का आरोप करने से उसके मानस उपलम्ब का क्या होता है, आरोप हो गए, या तो सुखाभाव का मानस प्रत्यक्ष होवे है, लग गया ना। तैसे दुखाभाव, इच्छाभाव, द्वेषाभाव का भी मानस प्रत्यक्ष हो गए, क्योंकि सुख के उपलम्ब की तरह दुख के उपलम्ब का आरोप, इच्छा के उपलम्ब का आरोप, द्वेष के उपलम्ब का आरोप होता है मन के द्वारा आत्मा में। तैसे दुखाभाव, इच्छाभाव, द्वेषाभाव का भी मानस प्रत्यक्ष हो गए, लग गया। परंतु अपने सुखादिकन क्या भाव प्रत्यक्ष है, ये भी बात है, अपना सुख या अपना सुख का भाव, अपना दुख या अपने दुख का भाव, अपने ही मन को प्रत्यक्ष है। दूसरे का सुख या सुख दुख, क्यों सुखाभाव दुखाभाव दूसरे को प्रत्यक्ष होता नहीं, परंतु अपने सुखादिकन के अभाव प्रत्यक्ष है, पर सुखादिकन के, पर मतलब दूसरा, पर सुखादिकन के अभाव प्रत्यक्ष नहीं, किंतु शब्दादिकन से तिनका परोक्ष ज्ञान हो गए, बराबर। किसी ने कह दिया कि मेरे में सुख है या दुख है या दुख का अभाव है, तो सुनने वाले को उसका ज्ञान हो जाता है, अरे हाँ इसमें क्या है, सुख का अभाव है, दुख का अभाव है, किंतु वो ज्ञान कैसा है, परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है। किंतु शब्दादिकन से तिनका परोक्ष ज्ञान होवे, काहे थे, अन्य को सुखादिक हुए भी तिनका उपलम्ब दूसरे को होवे नहीं। दूसरे को सुख हुआ, उसका उपलम्ब दूसरे को होता है क्या, नहीं। यदि दूसरे को उपलम्ब होता तब तो बाद में फिर उपलम्ब नहीं हो रहा है, अभाव का ज्ञान होता, किंतु ऐसा अन्य को सुखादिक हुए भी तिनका उपलम्ब दूसरे को होवे नहीं, याते अन्य में सुख होता तो मेरे को उपलम्ब होता, ऐसा उपलम्ब का आरोप कर नहीं सकते। इस रीति से अन्य वृत्ति सुखादिकन का, अन्य वृत्ति मतलब अन्य में रहने वाला कौन, सुखादिक, अन्य वृत्ति सुखादिकन का आपको, अन्य वृत्ति सुखादिकन का आपको उपलम्ब का आरोप होवे नहीं, दूसरे के सुखा दुखादिक का है कि नहीं, सुखादिकन का अपने को उपलम्ब होता नहीं है, आपको उपलम्ब का आरोप होवे नहीं, तो उपलम्ब नहीं, उपलम्ब का आरोप भी नहीं हो सकता है ना। यदि दूसरे का सुख का उपलम्ब हमको, हमें कभी होता, प्रत्यक्ष होता,
तो बाद में उसके उपलम्ब का भी आरोप होता, बराबर। किंतु दूसरे के सुख दुख हमको प्रत्यक्ष होता नहीं है, अतः उसके उपलम्ब का आरोप भी हम कर नहीं सकते। अन्य वृत्ति सुखादिकन का आपको उपलम्ब का आरोप होवे नहीं, याते अन्य वृत्ति सुखादिकन का अभाव प्रत्यक्ष नहीं। लग गया? अन्य वृत्ति, अन्य में रहने वाला कौन? सुखादिकन का अभाव क्या नहीं? प्रत्यक्ष नहीं। इस रीति से प्रतियोगी के आरोप थे, जहां उपलम्ब का आरोप होवे स्वभाव प्रत्यक्ष है। हो गया नियम? क्या प्रतियोगी के आरोप करने से जहां उपलम्ब का आरोप होता है वह अभाव प्रत्यक्ष है। ऐसे उपलम्ब का अभाव रूप अनुपलम्ब, लग गया? उपलम्ब का अभाव क्या है? अनुपलम्ब। ऐसे उपलम्ब का अभाव रूप अनुपलम्ब को योग्यान उपलम्ब कहे, उसको ही कहते हैं क्या? योग्यान। या ते प्रतियोगी के आरोप थे, बराबर, प्रतियोगी के आरोप थे। जिस उपलम्ब का आरोप होवे सो उपलम्ब जाका प्रतियोगी होवे ताकू योग्यान उपलम्ब कहे। योग्यान उपलम्ब की ये परिभाषा बन गई है कि नहीं? शुद्ध परिभाषा। अब इसमें कोई खोट नहीं। या थे प्रतियोगी के आरोप थे, पुनः देखिए, प्रतियोगी का आरोप करने पर जिस उपलम्ब का आरोप होवे, जिस उपलम्ब का आरोप हो सकता है, सो उपलम्ब, ऐसा जो उपलम्ब वह है प्रतियोगी जिस अनुपलम्ब का, तो क्या अनुपलम्ब मतलब क्या? उपलम्ब का अभाव है कि नहीं? तो वह है उपलम्ब प्रतियोगी जिस अनुपलम्ब का, ऐसा अनुपलम्ब क्या? योग्य, योग्यानुपलम्ब है। जैसे उदाहरण, घट रूप प्रतियोगी का आरोप किया, भूतल पर यदि घट होता तो उस घट के उपलम्ब का आरोप होता है कि नहीं? होता है, आरोप हो गए। ऐसा जो घट का उपलम्ब वह है प्रतियोगी जिस अनुपलम्ब का, ऐसा जो उपलम्ब का अभाव अर्थात अनुपलम्ब, वो हो गया योग्यानुपलम्ब। और वो सहकारी कारण है अभाव की प्रत्यक्ष में। हो गया इतना? उपलम्ब जाका प्रतियोगी होवे ताकू योग्यानुपलम्ब कहे। लग गया? या अर्थ में कोई दोष नहीं। इस रीति से जा अधिकरण में, लग गया इतना? अब देखिए नियम बन रहे हैं। इस रीति से जा अधिकरण में एक बार अधिकरण को लेकर बोले, जिस पदार्थ का प्रतियोगी को लेकर बोले, है कि नहीं? इंद्रिय जन्य आरोपित उपलम्ब संभवे, यहां पर भी एक शब्द लिखे, जिस इंद्रिय जन्य, जिस लिखा, जिस इंद्रिय जन्य आरोपित उपलम्ब संभवे। तीन बात हो गई, अधिकरण, प्रतियोगी और इंद्रिय। पुनः देखिए, जा अधिकरण में जिस पदार्थ का प्रतियोगी, जिस इंद्रिय जन्य आरोपित उपलम्ब संभवे। लग गया? आगे तीस अधिकरण में, उसी अधिकरण में, दूसरे अधिकरण में नहीं, तीसरे अधिकरण में ताका और उसी प्रतियोगी का अभाव प्रत्यक्ष है। उसी इंद्रिय से अभाव का क्या होता है? प्रत्यक्ष। लगा इतना? अब देखिए आगे, एक ही पिशाच का भेद स्तंभ में प्रत्यक्ष है, बराबर, और परमाणु में अप्रत्यक्ष है। कौन? पिशाच का भेद स्तंभ में क्या है? अधिकरण को लेकर हम विचार कर रहे हैं। तो स्तंभात्मक अधिकरण में, बराबर, पिशाच का भेद प्रत्यक्ष है। परमाणु रूप अधिकरण में पिशाच का भेद प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष है। क्योंकि स्तंभ में हम आरोप कर सकते हैं क्या? यदि इस स्तंभ में तादात्म्य संबंध से पिशाच होता तो ताका नेत्र से उपलम्ब होता, बराबर है। क्योंकि स्तंभ में जो जो तादात्म्य संबंध से, स्तंभ में तादात्म्य संबंध से स्तंभ ही उसका उपलम्ब होता है। उस प्रकार पिशाच का भी उपलम्ब होता, उपलम्ब नहीं हो रहा है, अर्थात स्तंभ में पिशाच का भेद प्रत्यक्ष है। उस प्रकार परमाणु में आरोप नहीं कर सकते क्या? यदि परमाणु में तादात्म्य संबंध से पिशाच होता तो उस पिशाच का चक्षु के द्वारा उपलम्ब होता, कह सकते क्या? नहीं। क्यों? यहां पर क्या नहीं है? अधिकरण वो उचित नहीं है। लग गया कि नहीं? क्योंकि परमाणु में तादात्म्य संबंध से परमाणु है, प्रत्यक्ष होता है? नहीं होता है।
परमाणु में तादात्म्य संबंध से कौन है? परमाणु है। उस परमाणु को प्रत्यक्ष होता है क्या? नहीं होता है। फिर उस परमाणु में तादात्म्य संबंध से पिशाच रहेगा भी तो उपलम्ब का आरोप हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। लग गया? हाँ, एक ही पिशाच का भेद स्तंभ में प्रत्यक्ष है और परमाणु में अप्रत्यक्ष है। याते जिस अधिकरण में कहा, जो नियम बताया ना अभी, जिस अधिकरण में क्यों कहा, इसीलिए कहा। यदि अधिकरण पद नहीं देते इस लक्षण में, है कि नहीं, इतना ही कहते जिस पदार्थ का जिस इंद्रियते उपलम्ब का आरोप संभव है, उस पदार्थ का उस इंद्रिय से अभाव का प्रत्यक्ष होता है, तब तो जिस पदार्थ का पिशाच पदार्थ का उपलम्ब का आरोप होता है स्तंभ में चक्षु के द्वारा, फिर परमाणु में भी उस पिशाच का भेद प्रत्यक्ष होना होता है क्या? क्यों नहीं होता है? फिर नियम का बात हो जाएगा। अतः लक्षण में पद दे दिया, कौन सा? अधिकरण भी लेना है भाई, वही लिख रहे हैं। याते जिस अधिकरण में कहा, लग गया पूर्ण विराम। आगे जिस पदार्थ का, अब पदार्थ का पता है ना? हाँ, अच्छा, वो जो लक्षण किया है ना ऊपर, उसमें अधिकरण में ये पद निकाल देंगे तो क्या रहेगा लक्षण? वही दे रहे, जिस पदार्थ का इंद्रिय जन्य आरोपित उपलम्ब संभव है, किसके अभाव को प्रत्यक्ष कहते, तो इतना ही नियम करते तो अधिकरण पद को हटा देते। कितना नियम होता फिर? जिस पदार्थ का बराबर जिस इंद्रिय जन्य आरोपित उपलम्ब तिस अभाव को प्रत्यक्ष कहते, उस अभाव का प्रत्यक्ष होता है ऐसा यदि बोलते तो पिशाच का इंद्रिय जन्य आरोपित उपलम्ब भी स्तंभ में हो गए। पिशाच का इंद्रिय जन्य आरोपित उपलम्ब होता है किसमें? स्तंभ में। फिर परमाणु में भी पिशाच का भेद प्रत्यक्ष होगा, क्योंकि अधिकरण की बात तो आप कह नहीं रहे हैं। जैसे स्तंभ में पिशाच का भेद प्रत्यक्ष होता है वैसा परमाणु में भी होना चाहिए। होता है क्या? नहीं। इसलिए क्या पद दिया? अधिकरण। उपलम्ब का आरोप स्तंभ में हो रहा है, परमाणु में नहीं। अतः अन्योन्य अभाव भेद उसका प्रत्यक्ष केवल स्तंभ में होगा, परमाणु में नहीं। परमाणु में भी पिशाच का भेद प्रत्यक्ष होगा। याते अधिकरण का नाम लेके गया, इसी लक्षण में कौन पद जोड़ा है? अधिकरण। ठीक है, तो आगे स्तंभाधिकरण में उपलम्ब का आरोप तो होवे है, बराबर। स्तंभ रूप अधिकरण में उपलम्ब का क्या होता है? आरोप होवे है। याते स्तंभ में ही पिशाच भेद प्रत्यक्ष है। याते शब्द लिखिए, कहा स्तंभाधिकरण में उपलम्ब का आरोप तो होवे है। आगे लिखिए याते, इसलिए स्तंभ में ही पिशाच भेद क्या है? प्रत्यक्ष है। और परमाणु में तादात्म्य संबंध से पिशाच हुआ भी, समझ लीजिए, थोड़ी देर के लिए मान लेंगे कि परमाणु में तादात्म्य संबंध से है कौन? पिशाच। तो भी उसके उपलम्ब का आरोप नहीं होता है, बराबर, क्योंकि परमाणु का ही उपलम्ब का हो रहा है। तो परमाणु में तादात्म्य संबंध से यदि पिशाच मानेंगे भी तो उसके उपलम्ब का आरोप नहीं कर सकते। और परमाणु में तादात्म्य संबंध से पिशाच हुआ भी, परमाणु की नाई ताका उपलम्ब संभव है नहीं। जैसे परमाणु का उपलम्ब नहीं होता है उस प्रकार पिशाच का भी उपलम्ब होता आरोप नहीं कर सकते। फिर परमाणु की नहीं ताका उपलम्ब संभव है नहीं, लग गया। याते परमाणु में पिशाच भेद प्रत्यक्ष नहीं, मिल गया पंक्ति। इसलिए परमाणु में क्या नहीं है? पिशाच का भेद, मतलब पिशाच का अन्योन्य भाव प्रत्यक्ष नहीं, हो गया। और तो ये हो गया, अधिकरण को लेकर बात हुई। अब दूसरा पद क्या था? पदार्थ का प्रतियोगी, जिस पदार्थ का, ऐसा कहा था नहीं, वो नहीं देंगे तो क्या लक्षण बचेगा? जिस अधिकरण में इंद्रिय जन्य आरोपित उपलम्ब संभव है, उस अधिकरण में अभाव का प्रत्यक्ष हो गए, प्रतियोगी का नाम लिया नहीं, बराबर, तब क्या गड़बड़ होगी? दे रहे। और जिस पदार्थ का ऐसा कहने थे, वायु में रूपात्यंत अभाव की नहीं, गुरुत्वात्यंत अभाव का प्रत्यक्ष होवे, बराबर। यदि वो पद नहीं होता, कौन सा? जिस पदार्थ का, है कि नहीं? इतना ही कहते अधिकरण और इंद्रियों को लेकर। तो वायु अधिकरण में, बराबर, चक्षुर इंद्रिय थे रूपाभाव का प्रत्यक्ष होता है, बराबर। तब वायु अधिकरण में
गुरुत्व अभाव का भी क्या होना चाहिए? प्रत्यक्ष होना चाहिए। पंक्ति की और जिस पदार्थ का ऐसा कहने थे वायु में रूपात्यंत अभाव की नहीं गुरुत्वात्यंत अभाव प्रत्यक्ष होवे। वायु में रूपात्यंत अभाव का प्रत्यक्ष है, गुरुत्वात्यंत अभाव का प्रत्यक्ष होता क्योंकि आरोप उपलंब का आरोप रूप का कर सकते हैं, गुरुत्व का नहीं। और पदार्थ कहेंगे नहीं, है कि नहीं? तो वायु अधिकरण में बराबर रूप होता तो प्रत्यक्ष होता, किंतु प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है। कौन? रूप। अतः हमको अभाव का प्रत्यक्ष होता है, किसका? गुरुत्वाभाव का। ऐसा हो जाता फिर, क्योंकि प्रतियोगी का नाम नहीं ले रहे, किंतु ऐसा होता नहीं, वही कह रहे गुरुत्वात्यंत अभाव प्रत्यक्ष हो गए नहीं। और हाँ आगे, जो जिस अधिकरण में, जो मतलब यदि ऐसा नियम करेंगे प्रतियोगी का नाम हटाकर, जो यदि जिस अधिकरण में इंद्रिय जन्य आरोपित उपलम्ब संभव है, कौन सा पद निकाल दिया? पदार्थ। हाँ पदार्थ का, जिस पदार्थ का अर्थात प्रतियोगी का, ठीक है ना, ये पद हटा दिया। जो यदि जिस अधिकरण में इंद्रिय जन्य आरोपित उपलम्ब संभव है, तिस अधिकरण में अभाव प्रत्यक्ष है। उस अधिकरण में क्या होता है? अभाव का प्रत्यक्ष। इतना ही कहे तो, इतना ही लक्षण करेंगे तो वायु अधिकरण में, अधिकरण कौन लिया? वायु अधिकरण में रूप का इंद्रिय जन्य आरोपित उपलम्ब संभव है। रूप का आरोप होता है कि नहीं? इंद्रिय जन्य आरोपित उपलम्ब होता है वायु में। गुरुत्वाभाव ही प्रत्यक्ष होएगा, तब तो गुरुत्वाभाव में क्या होना चाहिए? प्रत्यक्ष। क्योंकि जाका जा जिस पदार्थ का है कि नहीं, प्रतियोगी का, ये पद क्या कर दिया आपने? हटा दिया। तो गुरुत्वाभाव ही प्रत्यक्ष होगा। होता है क्या? लेकिन नहीं। याते जिस पदार्थ का उपलम्ब संभव है ताका अभाव प्रत्यक्ष गया, दूसरे का अभाव नहीं। तो जिस अधिकरण में जिस पदार्थ के उपलम्ब का आरोप हो सकता है वह भी जिस इंद्रिय से हो सकता है, उसी इंद्रिय के द्वारा उसी अधिकरण में उसी पदार्थ का अभाव प्रत्यक्ष होता है। लगी पंक्ति? जिस पदार्थ का उपलम्ब संभविता का अभाव प्रत्यक्ष गया। याते रूप के आरोपित उपलम्ब से, बराबर आरोपित उपलम्ब किसका है? रूप का। रूप के आरोपित उपलम्ब से वायु में गुरुत्व का अभाव प्रत्यक्ष होवे नहीं। लगा इतना? इस रीति से जहां प्रतियोगी का, जहां इंद्रिय जन्य मिला, इस रीति से जहां, जहां मतलब अधिकरण, उस नियम को दोहरा रहे पुनः। जहां क्या हुआ? इस रीति से जहां, जहां मतलब जिस अधिकरण में, प्रतियोगी का मतलब जिस पदार्थ का, जहां इंद्रिय जन्य जिस इंद्रिय के द्वारा आरोपित उपलम्ब होवे, बराबर किस इंद्रिय थे, उसी इंद्रिय के द्वारा अभाव का क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। उसी अधिकरण में उसी पदार्थ का उसी इंद्रिय के द्वारा अभाव का क्या होता है? प्रत्यक्ष हो गया। और जहां उक्त रीति से उपलम्ब नहीं संभव है, ऊपर जो उपलम्ब का आरोप करने का प्रयास किया ना, वो उपलम्ब का आरोप कर ही नहीं सकते, वहां पर अभाव का प्रत्यक्ष भी नहीं होता है। और जहां उस उक्त रीति से उपलम्ब नहीं संभव है, ता अभाव का परोक्ष ज्ञान होवे है, बस प्रत्यक्ष यह नहीं। एक मत है, लग गया? जैसे उदाहरण, वायु में गुरुत्व के उपलम्ब का आरोप होता है क्या? नहीं होता है ना। अतः वायु में गुरुत्व का अभाव, अभाव का ज्ञान हो सकता है, प्रत्यक्ष नहीं। कैसा? परोक्ष। प्रत्यक्ष क्यों? गुरुत्वाभाव का प्रतियोगी जो गुरुत्व, उसका उपलम्ब का आरोप कर ही नहीं सकते, इसलिए परोक्ष ज्ञान होवे है, यह नहीं एक मत है। लगा इतना? आगे, उक्त रीति से न्याय मत में अभाव के प्रत्यक्ष में इंद्रिय करण है। अभाव का प्रत्यक्ष करना है, अभाव प्रमा, करण कौन? इंद्रिय। इंद्रिय के द्वारा ही अभाव का प्रत्यक्ष होता है। अभाव का ज्ञान कराने के लिए किसी स्वतंत्र प्रमाण की जरूरत नहीं, नैयायिक मत में। उक्त रीति से न्याय मत में अभाव के प्रत्यक्ष में इंद्रिय करण है। हो गया ना? आगे क्या है? इंद्रिय में है ना, इंद्रिय में इतना शब्द काट दीजिए और आगे देखिए, विशेषणता और आगे क्या है? इंद्रिय संबंध, उसको भी काट दीजिए। इंद्रिय संबंध में ये नहीं चाहिए, उसकी जगह चाहिए स्वसंबद्ध, स्वसंबद्ध ऐसा पद चाहिए।
उक्त रीति से न्याय मत में अभाव के प्रत्यक्ष इंद्रिय करण है। विशेषणता और स्वसंबद्ध विशेषणता अभाव में इंद्रिय का संबंध है। अभाव के साथ इंद्रिय का संबंध है कौन सा? विशेषणता अथवा स्वसंबद्ध विशेषणता। बराबर। कैसे? इंद्रिय संयुक्त हुआ, इंद्रिय का संयोग हुआ भूतल के साथ और भूतल में घटाभाव का क्या है? विशेषणता संबंध है। तो सीधा विशेषणता संबंध बोलिए अथवा स्वसंबद्ध विशेषणता, स्व नेत्र उससे संबद्ध भूतल और उस भूतल में घटाभाव विशेषणता संबंध से। अतः घटाभाव के साथ नेत्र इंद्रिय का स्वसंबद्ध विशेषणता संबंध है। ठीक है। विशेषणता और स्वसंबद्ध विशेषणता अभाव में इंद्रिय का संबंध है। सो व्यापार है, वो क्या बन गया? व्यापार। और अभाव की प्रत्यक्ष प्रमा ये क्या है? फल है। और योग्यानुपलम्ब इंद्रिय का सहकारी कारण है। करण तो करण कौन? इंद्रिय। योग्यानुपलम्ब सहकारी कारण है और इंद्रिय के द्वारा यह अभाव का प्रत्यक्ष होता है। यह नैयायिकों का सिद्धांत है। बराबर। किंतु आगे कहेंगे वेदांती अभाव का प्रत्यक्ष इंद्रिय से नहीं होता है। अभाव का प्रत्यक्ष करने के लिए स्वतंत्र अनुपलब्धि नाम का प्रमाण है। तो जिसको नैयायिक अनुपलम्ब कहते हैं ना, अनुपलम्ब सहकारी है, वही वेदांत मत में अनुपलम्ब नाम का, अनुपलब्धि नाम का, अनुपलम्ब बोलिए अनुपलब्धि बोलिए, स्वतंत्र क्या है? प्रमाण है। प्रमाण का नाम क्या? अनुपलब्धि। अनुपलम्ब है कि नहीं? और प्रमा अभाव प्रमा। बराबर है जी। अभाव प्रत्यय हाँ योग्यानुपलम्ब इंद्रिय का सहकारी कारण है, कारण नहीं। ये हो गया भाई नैयायिकों का सिद्धांत। अब आगे क्या है? न्याय मत में सामग्री सहित अभाव प्रमा का कथन। अब न्याय मत में अभाव प्रमा का कथन करना है, किंतु अभाव प्रमा उत्पन्न होने के लिए सामग्री क्या क्या है उसको भी बताएंगे। हो गया। फिर आगे आएगा वेदांत मत। ठीक है, उसका सबका विचार कर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य